नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना कर देशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पोंगल समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी प्रधानमंत्री को सम्मानित करते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल जैसे पर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कृषि को दर्शाता है। साथ ही समारोह में विभिन्न गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और साथ ही तमिल समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्वक बना रहा। एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को के साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर
जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के लोगों को पत्र लिखकर पोंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश मंच में उन्होंने इस त्योहार के सामयिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों की खुशहाली, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। पीएम मोदी ने पोंगल को परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच मेल का प्रतीक बताते हुए इसे उत्सव और एकता का अवसर करार दिया। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी ने दी पोंगल की सभी को बधाइयां। साथ ही को बताते चले, इस दौरान पोंगल त्योहार बहुत ही उत्सव के साथ मनाया गया। पोंगल को एकता और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। पीएम ने की खुशहाली की कामना। तो वही खबर अहमदाबाद से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने परिवार के साथ अहमदाबाद के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश की सुख और समृद्धि और शांति की कामना की। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के दौरान पूरे परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। वहीं अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चरणों में शीश नवाया और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वेश पूजा भी की और साथ ही आपको बताते चले विशेष पूजा में हिस्सा लिया। साथ ही पूजा के दौरान उन्होंने देश की एकता, सुरक्षा और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। अमित शाह की इस धार्मिक यात्रा को गुजरात से उनके गहरे जुड़ाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, आराधना की। मंदिर परिसर में गूंजे जयकारे, जहां उन्होंने सुख, समृद्धि और शांति की कामना भी की। तो वहीं खबर चेन्नई से है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी मद्रास में आयोजित पोंगल उत्सव में शिरकत की। इस मौके पर आईआईटी परिसर में परंपरागत पोंगल की तैयारी की गई थी, जहां मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर पोंगल पकाई और साथ ही इस उत्सव का आनंद भी लिया। उत्सव के दौरान रंग बिरंगे सजावट, पारंपरिक झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को और स्टाफ के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और इस पर्व की शुभकामनाएं दी। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल जैसे परंपरागत उत्सव शिक्षा संस्थानों में छात्रों में संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान बढ़ाने का जरिया है। तो वहीं छात्रों ने भी अपने गणित, विज्ञान और तकनीकी प्रोजेक्ट्स के साथ इस उत्सव को और विशेष बनाया, जिससे पोंगल का रंग और भी खास हो गया। तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं, कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई प्रमुख नेताओं ने एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाया।
तो वहीं खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लाल कोठी में उत्तरायणी कौतिक मेले का भव्य उद्घाटन किया। मेले में स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने मेले का निरीक्षण किया और साथ ही स्टॉल्स पर लगे विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी कौतिक मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। उन्होंने स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और साथ ही मेले के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। मेले में बच्चों, युवाओं और परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। तो वहीं खबर पटना से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की सियासत और सामाजिक समरसता एक मंच पर नजर आई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित मकर संक्रांति समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान पारंपरिक अंदाज में मकर संक्रांति मनाई गई। तिलकुट, दही चूड़ा और पारंपरिक व्यंजनों के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम में आपसी सौहार्द और सद्भाव का माहौल देखने को मिला। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बताया। तो वही खबर जयपुर से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित काइट फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक पतंगबाजी में हिस्सा लिया और आम नागरिकों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाया। वहीं फेस्टिवल में बच्चों, युवाओं और परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा गया। वहीं आपको बता दें, हर ओर उल्लास और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। तो ये आपको बताते चले, सीएम भजनलाल ने पतंगबाजी का हुनर दिखाया, जहां दिया कुमारी भी इस दौरान साथ रहे। उन्होंने मांझा थामा, खुशहाली और सौहार्द का संदेश देते नजर आए। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी के मीडिया, सोशल मीडिया और राज्य प्रवक्ताओं के लिए दूसरा प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीएम नायब सिंह सैनी, सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी, राज्य अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और संगठन मंत्री प्रणींद्र और नाथ कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण सत्र में पार्टी के सदस्यों को डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्रबंधन और प्रभावी संचार के आधुनिक तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि पार्टी की जानकारी जनता तक बेहतर और तेजी से पहुंच सके। तो वहीं हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाने को कहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी पत्राचार और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इन शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभाग अब भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का तत्काल प्रभाव से सभी आधिकारिक कार्यों में इन शब्दों का प्रयोग बंद करने के आदेश जारी किए हैं। तो वह मकर संक्रांति 2026 के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व और मध्य भारत तक पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु देश के अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सरयू नदी के घाटों पर भी सुबह से ही स्नान और पूजा का सिलसिला जारी रहा। वहीं हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पैड़ी और पवित्र स्नान किया, जहां गंगा आरती और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। पूरी में आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातः विशेष आरती का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। वहीं गंगा सागर में मकर संक्रांति 2026 के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा सागर संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं और साधु संतों की मौजूदगी रही। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी श्रद्धालुओं ने सेठानी घाट पर नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। वहीं प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर में स्नान, दान, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तो वही आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से, जहां भक्तों ने स्नान कर पूजा का मकर संक्रांति मनाई, साथ ही आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। सर्द हवाओं ने राजधानी को जकड़ लिया है। तापमान लगातार गिर रहा है और सुबह से लेकर देर रात तक घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं ठंड के असर को और तेज कर सकती हैं। सड़कों पर रेंगते वाहन, कम होती दृश्यता और ठिठुरती जिंदगी। दिल्ली की सर्दी इस वक्त कितनी खतरनाक हो चुकी है, जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ रहा है और किन इलाकों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। तो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें कर्तव्य पथ, सराय काले खां और एम्स से, जहां दृश्यता कम होती हुई, ठंड बढ़ती हुई और कोहरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। जिस वर्दी ने अपराधियों में खौफ पैदा किया, आज उसी वर्दी पर सवाल खड़े हैं। गाजियाबाद की पहली महिला दरोगा जिसने एनकाउंटर का इतिहास रचा, आज वही महिला अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई। बहादुरी से भ्रष्टाचार तक का ये सफर सिस्टम को झकझोर देने वाला है। कौन है दरोगा भुवनेश्वरी सिंह? देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में जिस महिला अफसर को कभी हिम्मत और बहादुरी की मिसाल माना गया, आज वही अफसर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार है। पहली महिला दरोगा जिसने गाजियाबाद में एनकाउंटर किया, दूसरी बार रिश्वत लेते पकड़ी गई। आखिर कौन है ये दरोगा भुवनेश्वरी सिंह, जिसकी चर्चा आमो खास है? आइए जानते हैं गाजियाबाद महिला दरोगा केस पूरा क्या है। गाजियाबाद की पहली महिला अफसर जिसने एनकाउंटर किया, बहादुरी के लिए पहचान बनी थी इनकी, बाद में रिश्वतखोरी के आरोपों में भी घिरी और एक बार पहले भी आरोप इन पर लग चुके थे। दूसरी बार इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने एक्शन लिया और सवालों के घेरे में दरोगा भुवनेश्वरी सिंह हैं।
नाम है इनका भुवनेश्वरी सिंह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की वो महिला दरोगा जिनका नाम गाजियाबाद में पहले से जुड़ा, फिर कभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लेने के लिए भी जुड़ा, लेकिन पुलिस महकमे में उनकी छवि एक तेज तर्रार अफसर की जरूर रही। एंटी करप्शन की टीम ने जब इस महिला दरोगा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया तो सवाल खड़े हो गए। महिला दरोगा 23 सितंबर 2025 को गाजियाबाद में एक एनकाउंटर में बदमाशों को घायल करने के बाद चर्चा में आई पहली महिला दरोगा थी ये, जिन्होंने एनकाउंटर किया था। एंटी करप्शन की टीम ने जांच के दौरान महिला दरोगा से रिश्वत की रकम लेते हुए बरामद की। महिला दरोगा गिरफ्तार कर ली गई। गाजियाबाद में इस महिला अफसर द्वारा किया गया पहला एनकाउंटर ईश्वरी सिंह को सुर्खियों में लाया और उस वक्त इस एनकाउंटर को महिला सशक्तिकरण और कठोर पुलिसिंग का एक उदाहरण बताया गया। सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक इनकी चर्चा होने लगी, लेकिन वक्त के साथ इस महिला अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप खोरी के मामले में इनका नाम सामने आया। इस समय विभागीय कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब भुवनेश्वरी दूसरी बार रिश्वत को गिरफ्तार की गई। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। इस बार मामला संगीन था, सीधे गिरफ्तारी तक पहुंचा। एक ऐसी अफसर जिससे कानून लागू कराने की उम्मीद थी, उसी पर कानून। ये मामला केवल एक महज अफसर का नहीं, बल्कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की चुनौती को भी उजागर करता है। सवाल ये भी कि क्या पहले ही सख्त कार्रवाई होती तो फिर दूसरी बार क्या ये नौबत आती। इससे पहले एनकाउंटर वाली दरोगा घूसखोर कब निकली, आइए जानते हैं। पहले भी इन पर आरोप लगे, एनकाउंटर के बाद चर्चा में आई दरोगा भुवनेश्वरी। 23 सितंबर 2025 को पुलिस विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वर्दी में हो या वर्दी के बाहर। मामले की विस्तृत जांच जारी है। कुल मिलाकर एनकाउंटर से सुर्खियों तक और फिर रिश्वत के आरोपों से गिरफ्तारी तक, दरोगा भुवनेश्वरी सिंह की यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है जो वर्दी पर किया जाता है। ये मामला साफ करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, ना अपराधी ना ही वर्दीधारी। फिलहाल अब जांच जारी है और जवाब वक्त देगा, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ गया है कि ताकत के साथ ईमानदारी क्यों जरूरी है। दरोगा भुवनेश्वरी सिंह की कहानी ये सीख देती है कि वर्दी सम्मान है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। योगी सरकार ने एक बार फिर सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा और सख्त फैसला लिया। प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा हर बड़ा लेन देन अब पूरी तरह डिजिटल होगा। 20,000 से ज्यादा की रजिस्ट्री फीस अब नगद नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। भ्रष्टाचार पर लगाम, बिचौलियों पर वार और आम आदमी को राहत। ये फैसला क्यों अहम है, कैसे होगा फायदा और किसे होगी परेशानी, इसी को लेकर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। डिजिटल रजिस्ट्री, पारदर्शी व्यवस्था, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में जमीन, मकान और संपत्ति की रजिस्ट्री सालों से भ्रष्टाचार, नगद लेन देन और दलालों की शिकायतों से जुड़ी रही हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों में नगद भुगतान को लेकर गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंचती रहीं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। क्या कहता है नया आदेश? शासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक की रजिस्ट्री फीस किसी भी हालत में नगद स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर फीस 20,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। नेट बैंकिंग, UPI या सरकार द्वारा मान्य अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम या आदेश 12 जनवरी 2026 से प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है। पहले क्या थी समस्याएं? रजिस्ट्री के दौरान भारी रकम नगद में दी जाती थी। यही नगद लेन देन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बनता था। कई मामलों में रसीदों में गड़बड़ी, अतिरिक्त वसूली और दलालों की भूमिका सामने आती रही। सरकार का मानना है कि नगद लेन देन खत्म होते ही भ्रष्टाचार की संभावना भी खत्म हो जाएगी। डिजिटल भुगतान से क्या बदलेगा? ऑनलाइन भुगतान से सबसे बड़ा फायदा होगा तत्काल भुगतान की पुष्टि। अब ना लाइन में लगने की जरूरत, ना कैश गिनने का झंझट और ना ही रसीद के लिए इंतजार करना। हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा जो भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएगा। सरकार का दावा है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग के चलते वित्तीय गड़बड़ी की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी।
जनता को क्या होगा फायदा? इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को लाखों रुपए नगद लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा का खतरा खत्म, चोरी लूट की आशंका खत्म और काम भी पहले से ज्यादा तेज। खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फैसला राहत भरा माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी चुनौतियां। हालांकि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल जानकारी की कमी और तकनीकी समस्या। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इस नई व्यवस्था से वंचित न रहे। सरकार की तैयारी और निर्देश। प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हर कार्यालय में ऑनलाइन भुगतान के लिए पूरी तकनीकी व्यवस्था हो। अधिकारियों को चिताया गया है कि 12 जनवरी के बाद किसी भी हालत में भारी रकम नगद स्वीकार न की जाए। आदेश का उल्लंघन कड़े एक्शन को न्योता देगा। योगी सरकार का यह फैसला केवल एक नियम नहीं बल्कि सिस्टम सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटल भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार। अब रजिस्ट्री होगी आसान, सुरक्षित और पूरी तरह ट्रैक करने योग्य। रजिस्ट्री प्रक्रिया को कैशलेस बनाकर योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है। अब व्यवस्था बदलेगी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल इंडिया की यह पहल जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।